नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के दूसरे पाठ आरोहण की कहानी समझने जा रहे हैं। इस पाठ को संजीव जी ने लिखा है। यह एक कहानी है जो पहाड़ी जीवन के संघर्ष के बारे में हमें बताती है। इस पाठ में दो प्रमुख पात्र हैं। एक भाई का नाम है भूप सिंह जो बड़ा भाई है, दूसरे भाई का नाम है रूप सिंह जो छोटा भाई है। गांव में तो आपको पता है पहाड़ी जीवन संघर्ष में होता है और रोज़गार के कुछ विशेष प्रबंध वहाँ नहीं होते। इसलिए रूप सिंह अपने बड़े भाई का हाथ छुड़ाकर घर से 11 साल पहले बिना किसी को कुछ कहे भाग गया था। वह शहर चला गया और मसूरी पहुंचकर उसकी मुलाकात कपूर साहब से हुई जो उसके गॉडफादर बन गए। वो उन्हीं के पास रहने लगा। वहीं पर पहाड़ी संस्थान में उसे नौकरी मिल गई। वह ट्रेनिंग देता था लोगों को पहाड़ पर चढ़ने की और इसके लिए उसे 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। 11 वर्ष बाद वह अपने गांव वापस आता है और उसके साथ उसके गॉडफादर के बेटे शेखर कपूर भी हैं। वे दोनों देवकुंड के बस स्टॉप पे उतरते हैं जहां से ये कहानी प्रारंभ होती है। वहां उतरकर रूप सिंह ये देखता है कि 11 साल में भी कुछ भी परिवर्तन, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। उसके गांव तक अभी भी पक्की सड़क नहीं बनी है, उसी तरह से कच्ची सड़कें हैं। अब उसके साथ उसके गॉडफादर का बेटा शेखर कपूर भी है जो उसका गांव और पहाड़ी जनजीवन को देखने और समझने के लिए उसके साथ आया है। वह देवकुंड के बस स्टॉप पर स्थित एक चाय वाले से अपने गांव के जाने का साधन पूछता है तो चाय वाला उसे बताता है कि उसका गांव जिसका नाम माही है वहां तक वह घोड़ों की सवारी के द्वारा जा सकता है और अगर वह घोड़ा किराए पे करना चाहता है तो चाय वाला उसकी मदद कर सकता है। रूप सिंह चाय वाले से घोड़ों को बुलाने के लिए कहता है तो चाय वाला आवाज़ लगाता है महीप महीप। तो एक 8-10 साल का बच्चा 2 घोड़ों को अपने साथ लिए हुए वहाँ पर आ जाता है। कहानी में ये सस्पेंस है। ये महीप जो है यह रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह का ही बेटा है, अर्थात रूप सिंह का भतीजा है। लेकिन रूप सिंह इन सब बातों को नहीं जानता, ना ही वो महीप को पहचानता है। बच्चा बिल्कुल चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोलता। चाय वाला ही सौदा तय करता है। 200 रुपये में दोनों घोड़ों का भाव तय होता है। एक घोड़े पर शेखर बैठ जाता है और एक घोड़े पर रूप सिंह बैठ जाता है। महीप उन्हें लेकर उनके गांव की तरफ चल देता है। महीप रास्ते भर उनकी सभी बातें बहुत ध्यान से सुनता है लेकिन किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वो दोनों भी महीप से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन महीप उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देता और चुपचाप रास्ते भर उनके साथ साथ चलता है। देवकुंड के बस स्टॉप से आगे बढ़ने पर पहाड़ी जनजीवन के बारे में शेखर और रूप सिंह आपस में बातचीत करते हैं। शेखर को पहाड़ों पे चढ़ने का बहुत अनुभव है। वह पहाड़ की चट्टानों को देखता है। शेखर और रूप सिंह दोनों उन पहाड़ी चट्टानों के बारे में, चट्टानों के प्रकार के बारे में, उनकी मिट्टी के बारे में, उन पर चढ़ने के तरीकों के बारे में आपस में बातचीत करते हैं। जैसे जैसे रूप सिंह का गांव पास आता जाता है, रूप सिंह अपने गांव के आसपास की जगहों को याद करता है और उनके बारे में जुड़ी हुई जो भी उसकी स्मृतियां हैं, यादें हैं, उन्हें शेखर कपूर को सुनाता जाता है। बातों ही बातों में वो बताता है कि यहाँ एक शैला नाम की लड़की थी जो उससे आयु में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। रूप सिंह उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसके आगे पीछे घूमा करता था। शैला स्वेटर बुना करती थी। बाद में पता चला कि वो रूप सिंह से नहीं, उसके बड़े भाई भूप सिंह से प्रेम करती थी। ये सब बातें बच्चा महीप बड़े ध्यान से सुन रहा है क्योंकि वास्तव में वह कौन है? वह शैला का ही बेटा है। शैला ही उसकी माँ थी और वह समझ जाता है कि ये सारे बातें उसके घर परिवार के बारे में की जा रही हैं। रास्ता पार करके
नदियों के बारे में देखते हुए, मैदानों के बारे में बातचीत करते हुए वो दोनों अपने गांव माही पहुंच जाते हैं। वहां पर आगे सीधी चढ़ाई है, इसलिए महीप उन दोनों को घोड़ों से वहां पर उतार देता है। रूप सिंह उसे पैसे देता है और उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन तुरंत पैसे पकड़कर महीप अपने घोड़े लेकर उल्टे पैर वहां से लौट पड़ता है। अब रूप सिंह अपने घर के बारे में देखता है। गांव में उसे अपना घर कहीं दिखाई नहीं देता। गांव में सब लोग उन्हें, क्योंकि गांव छोटा होता है, कोई भी अजनबी आता है तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनकी शहरी वेशभूषा देखकर कोई भी रूप सिंह को पहचान नहीं सकता। दूसरा, रूप सिंह 11 साल के बाद अपने गांव वापस आया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी आ गया है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिससे वो अपने पिता राम सिंह के बारे में, अपने भाई भूप सिंह के बारे में, अपने परिवार के बारे में पूछता है, तो बूढ़ा उसे पूछता है कि आप कौन हैं। रूप सिंह अपना परिचय देता है, बताता है मेरा नाम रूप सिंह है। तो बूढ़ा अपनी आँखों से उसे देखते हुए, चमचमाती आँखों से उसे देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि वह इतने दिन कहाँ था और अब वह क्या कर रहा है। रूप सिंह बताता है कि वह शहर में रहता है, लोगों को पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग देता है और इसके लिए उसे 4000 रुपये सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है। बूढ़ा यह सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी क्या सरकार तनख्वाह देती है? क्यों? उसका सारा जीवन गांव में ही बीता है और पहाड़ों पे चढ़ना तो पहाड़ी लोगों के जीवन का एक आवश्यक अंग होता है। वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो उनकी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई उनकी दिनचर्या है। भूप सिंह का नाम आने पर बूढ़ा व्यक्ति हाथ से इशारा करके ऊपर हिमांग की तरफ इशारा करता है कि भूप सिंह अब वहाँ रहता है, और रूप सिंह को बताता है कि हिमांग पहाड़ जो है वो धसक गया था, जिसमें उसके माँ बाबा, घर परिवार, उनके खेत खलिहान, जानवर सब दब गए थे। तब से भूप सिंह ने यह गांव छोड़ दिया और वो ऊपर हिमांग पर पहाड़ की चोटी पर जाकर रहने लगा। रूप सिंह ये सब बातें सुनता है और तभी उस भीड़ में से कोई कहता है कि देखो भूप सिंह इधर ही आ रहा है। भूप सिंह को नहीं पता कि उसका भाई रूप सिंह गांव में आया है। वह पहाड़ से नीचे उतरकर क्यों आया है बच्चों? क्योंकि उसने अपने बेटे महीप को गांव में आते हुए दूर से देखा। उसे लगा कि महीप जो है वो गांव में किन्हीं लोगों को लेकर आया है और वो अपने बेटे महीप से मिलने के लिए ऊपर पहाड़ी से उतरकर नीचे गांव में आया था। लेकिन वो देखता वहाँ क्या है? अपने भाई रूप सिंह को। रूप सिंह भूप सिंह को देखता है और उनके पैरों पर गिर पड़ता है और उन्हें अपना परिचय देता है। भूप सिंह रूप सिंह को अपने घर पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहते हैं। रूप और शेखर उनके साथ चल देते हैं। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही सीधी है, ठीक है ना। अब भूप सिंह क्या हैं? किसी वन मानुष या किसी छिपकली या किसी पहाड़ी व्यक्ति की तरह बड़ी चुस्ती से पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूप सिंह 11 सालों से शहर से बाहर रहा है, यद्यपि वह रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग तो देता है, लेकिन पहाड़ों पे चढ़ने के लिए वे रस्सी, कुदाली इन सब का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उसे पहाड़ में चढ़ने पे बहुत कठिनाई होती है। रूप सिंह बड़े ही भूप सिंह बड़े ही शक्तिशाली हैं और वो तुरंत अपने मफलर का सहारा देकर रूप सिंह और शेखर को पहाड़ पर ऊपर चढ़ाकर अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर रूप सिंह देखता है कि पहाड़ की ज़मीन को समतल बनाकर खेत बनाया गया है, जिसमें मक्की की फसल उगाई गई है। वहाँ पर सेब के उसे कुछ पेड़ भी दिखाई देते हैं। एक झरना भी पानी के लिए बहता हुआ दिखाई देता है। शाम का समय हो गया है, बाहर वर्षा होने लगी है, इसलिए शेखर और रूप सिंह एक कमरे में बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। कुछ ही देर में उनका भाई भूप सिंह भी वहाँ आ जाता है। आपस में दोनों कुछ देर शांत रहते हैं, फिर अपनी अपनी बात कहना प्रारंभ करते हैं। रूप सिंह अपने भाई से सारी बातें पूछता है तो भूप सिंह बड़े दुखपूर्ण बताता है कि जिस साल तू गया उसके अगले ही साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी, पहाड़ बर्फ़ का बोझ ना सह सका और धसक गया।
उसी में उनका घर परिवार खेत खलिहान सब दब गए। माता पिता की मृत्यु हो गई और भूप सिंह बिल्कुल अकेला रह गया। तब उसने निश्चय किया कि वह इस पहाड़ के ऊपर जाकर घर बनाएगा और उसने शैला के साथ विवाह किया और शैला को लेकर पहाड़ के ऊपर आकर रहने लगा। वहीं महीप का जन्म हुआ। धीरे धीरे खेती का काम बहुत बढ़ गया। महीप भी छोटा था तो खेत खलिहान का काम करने के लिए भूप सिंह जो है वो एक और स्त्री को घर ले आया। शैला को ये सब पसंद ना आया और पति से झगड़ा होने पर एक दिन उसने पहाड़ी से सूपिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। महीप अपनी माँ की मृत्यु के लिए अपने पिता को दोषी मानने लगा और इसीलिए वह घर छोड़कर चला गया। भूप सिंह ये सारी दुख भरी अपनी बातें रूप सिंह को बताते हैं और साथ ही अपने मन की ये बात भी उससे बताते हैं कि अगर तुम यहाँ होते तो हम खेत खलिहान दोबारा अपने निकाल लेते, अपने माँ बाबा को किसी तरह बचा लेते, हमारा सब कुछ बर्बाद नहीं होता। लेकिन रूप सिंह से कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया और शैला की मृत्यु के बाद मैं और भी अकेला हो गया और अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी इसलिए हूँ कि महीप भी घर छोड़कर चला गया है। वह अपनी माँ की मृत्यु के लिए मुझे ही दोषी समझता है। वहाँ पर जो स्त्री है वह उनके लिए चाय बना कर लाती है। भूप सिंह रूप सिंह से उसका परिचय करवाते हैं कि यह तुम्हारी भाभी है। सुबह उठकर रूप सिंह देखता है कि वहाँ पर 2 बैल भी हैं। वह बड़ा हैरान होता है कि इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पर ये बैल कैसे आ गए। वह अपने भाई से इनके बारे में पूछता है तो भूप सिंह उसे बताते हैं कि इन दोनों को मैं अपने कंधे पर लाद कर पहाड़ के ऊपर ले आया हूँ क्योंकि खेती के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। भूप सिंह अपने भाई रूप सिंह अपने भाई भूप सिंह से कहता है, अपने बड़े भाई से, कि अब शहर में मुझे पक्का क्वार्टर मिला हुआ है, 4000 तनख्वाह भी मिलती है। आपने बहुत कष्ट सह लिए यहाँ रहकर, अब आप मेरे साथ शहर में चलिए, मैं वहाँ आपकी सेवा करूँगा, आप वहाँ मेरे पास रहेंगे। लेकिन भूप सिंह वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि इन्हीं पहाड़ों में मेरा जीवन है और इन्हीं पहाड़ों में मैं मरूँगा। यह मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सबकी आत्मा है, शैला की आत्मा यही है। इसलिए ना तो अब बैल यहाँ से नीचे उतरेंगे और ना ही मैं इस पहाड़ से अब नीचे उतरूँगा। मैं मृत्यु पर्यंत अपनी मातृभूमि में यहीं पहाड़ों में ही रहूँगा। इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। तो बच्चों, लेखक ने, संजीव ने अपनी इस कहानी में जो मुख्य मुद्दा हमें समझाया है वो है पहाड़ी जीवन का संघर्ष, कि वहाँ साधन बहुत ही कम हैं, बिल्कुल भी पर्याप्त साधन नहीं है और जितने साधन है उसी में संघर्ष करते हुए व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना होता है। शिक्षा का वहाँ पूरी तरह से अभाव है, किसी तरह के नौकरी, काम, धंधे, उद्योग वहाँ पर नहीं है, इसलिए गरीबी और बेरोज़गारी है। स्त्रियों की दशा की शोचनीयता बताई है कि वह पढ़ती लिखती नहीं है, गाय, भेड़, भैंस इन्हें चराने का काम करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, खेती के काम में अपने पति का हाथ बटाती हैं। तो इस तरह से संजीव ने इस कहानी में पहाड़ों में अभी भी विकास की कितनी आवश्यकता है, शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, काम धंधे रोज़गार लगाने की कितनी आवश्यकता है, इन सब बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी में लेखक ने बीच बीच में गढ़वाली भाषा के शब्दों का, पहाड़ी भाषा के शब्दों का, आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। कहानी पूरी तरह से रोचक है और बड़ी ही सरल भाषा में लिखी हुई है। कहानी को रुचिकर बनाते हुए उसे बहुत सुंदर ढंग से, प्रवाहमयी ढंग से उसे आगे ले जाया गया है। कहानी के अंत में जाकर ये बात पता चलती है कि महीप कौन है, शैला का क्या हुआ, महीप अपने गांव को छोड़कर क्यों चला गया, और यही सब प्रश्न भी इस कहानी के हमें अंत में इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।